अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का लेसन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ C++। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। C++ रन्स ऑन लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज़, लिनक्स। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विंडोज़, लिनक्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यानी कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिससे सिस्टम को रन किया जाता है। ठीक है, CPU को रन किया जाता है। बिफोर वी स्टार्ट प्रोग्रामिंग विद C++ वी विल नीड एन एनवायरनमेंट टू बी सेटअप। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई भी थी कि अगर हमें कोई कोडिंग कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर हम कोडिंग कर सकें, ऐसा एक इंटरफेस चाहिए जो हमारे टेक्स्ट को, जो हमारा सिंटैक्स है उसे ऑर्गेनाइज कर सके, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन कर सके, तो हमें IDEs की ज़रूरत होती है। एंड IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, ऑन अ मोर बेसिक लेवल IDEs प्रोवाइड इंटरफेसेस फॉर यूजर्स टू राइट कोड, यानी कि आप IDE आपको क्या प्रोवाइड करती है, जहाँ एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर आप कोड लिख सकें, टेक्स्ट को, यानी कि जो सिंटैक्स है, हमारा जो टेक्स्ट है उसे ऑर्गेनाइज कर सकें, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंड ऑटोमेट प्रोग्रामिंग टूल्स, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं जिसकी बदौलत आप आसानी से, ये कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं होता नोटपैड की तरह, यहाँ पर आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपको आसानी होती है। इंस्टेड ऑफ अ सिंपल प्लेन टेक्स्ट एडिटर, वही बात कि एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर की तरह ये नहीं वर्क करता, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। IDEs कंबाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस into one. Most IDEs come with built-in translators. If any bugs or errors are found, users are shown which part of code have problems. तो यहाँ पर इसके सारे एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं कि जब भी हम कोई IDE यूज़ करते हैं तो उसमें आप टेक्स्ट को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिंटैक्स को मेंटेन कर सकते हैं, आपके पास बाकायदा सिंटैक्स हाईलाइटिंग होती है। अगर कोई फंक्शन है, कोई क्लास बनानी है आपको, यू डोंट नो कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट आपको कुछ ऐसे फंक्शंस लिखने हैं तो कुछ एक स्पेसिफिक सिंटैक्स का कलर अलग होगा, आपके पास स्कोप का कलर अलग होगा। ठीक है, तो उससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, आसानी होती है आपको चीज़ें ढूंढने में, तलाश करने में। डिबगिंग के अंदर, एरर फाइंडिंग के अंदर आपको आसानी होती है कि जब भी कोई एरर आता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को रन होने से रोक देता है और आपको बता देता है कि किस लाइन के ऊपर कौन सा एरर आया है। ठीक है, आपने क्या पुट नहीं करा, लॉजिक एरर है, सिंटैक्स एरर है, क्या है। Some IDEs are dedicated to a specific programming language or set of languages. अब यहाँ पर अब एक बात ये की जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा गौर से सुनना कि IDE जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं। कुछ IDEs ऐसी होती हैं जहाँ पर आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रन कर सकते हैं, मतलब कि कोड कर सकते हैं। ठीक है, हम जो IDE यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, उस मतलब कि सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है डेव C++। डेव C++ एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगा, उस पर आप C और C++ लैंग्वेज के अंदर कोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसी IDEs होती हैं जो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस कोड करने देती हैं। ठीक है, आपको मौका देती हैं कि आप C पे भी कोड कर सकें, C++ पे भी कोड कर सकें, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए अपनी कोडिंग कर सकें। अब वो कौन कौन सी हैं, डेव C++ में तो खाली C और C++ का ऑप्शन है, लेकिन आपके पास एक IDE है Eclipse के नाम से, और विजुअल स्टूडियो कोड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अब विजुअल स्टूडियो कोड पे आप जावा में भी कोडिंग कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी, PHP, पाइथन, रूबी, C++, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि आप कोड कर सकते हैं इस IDE के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो डेव C++ हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ C और C++ के लिए होती है। की बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, अवामी अंदाज में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पर हम ये लाइन्स पढ़ लेते हैं। सर्व्स एज अ सिंगल एनवायरनमेंट फॉर मोस्ट ऑफ आवर डेवलपर्स नीड्स सच एज कंपाइलेशन, लिंकिंग, लोडिंग, डिबगिंग। कंपाइलेशन कर देता है, लिंकिंग कर देता है, यानी कि मुख्तलिफ फाइल्स को आपस में लिंक करा के एक पूरा एक फ़ाइल बना के उसको रन करता है। लोडिंग, डीबगिंग जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं। कोड कंप्लीशन कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव प्रोग्रामिंग वर्कफ्लो। ठीक है, अब कोड कंप्लीशन से क्या मुराद है, कोड कंप्लीशन ये होती है कि आपने वो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप कोई कोड लिख रहे हैं, कोई फंक्शन लिख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, हमें फंक्शन को स्कोप में बंद करना होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा, ब्लू कलर है तो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये स्कोप है, यहाँ पर मैंने स्कोप बना दिया। ठीक है, इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं बाय द वे।
ठीक है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहते हैं, इसको हम स्कोप कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, कोई हम फंक्शन लिख रहे हैं, कोई हम स्कोप लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली बगैर हमारे स्कोप जो स्कोप क्लोजिंग स्कोप है वो क्लिक किए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है। तो ये होती है कोड कंप्लीशन के, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोड कंप्लीट करके कहीं कहीं ऐसा होता है कि समझ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप फंक्शन लिखना चाह रहे हैं तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देगा, यानी कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग स्कोप लगा देगा। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होती है, आप ज़्यादा एरर्स नहीं कर पाते, क्योंकि ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक फ़्लो के अंदर जब बंदा काम कर रहा होता है तो वो कभी कभार सेमीकोलन टर्मिनेटर लगाना भूल जाता है। खैर टर्मिनेटर तो आपको खुद ही लगाना पड़ता है, बट ये आपको एडवांटेजेस के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ऑटोमेटिकली इट चेक्स फॉर एरर के बारे में मैंने आपको बता दिया। रीफैक्टोरिंग कैपेबिलिटीज़ अलाउ डेवलपर्स टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव एंड मिस्टेक फ्री, यानी कि आपके पास जो है मिस्टेक फ्री, आप बार बार उसको डीबग करेंगे, एरर फाइंड करेंगे, ठीक है, एरर सही करेंगे तो आपके पास जो प्रोग्राम होगा वो मिस्टेक फ्री, यानी कि उसके अंदर कोई एरर्स नहीं होंगे, आप आसानी से उसे रिलीज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि एडिटिंग सोर्स कोड। ठीक है, दिस फीचर इज़ अ टेक्स्ट एडिटर। ये नॉर्मल सी, मतलब बहुत ज़्यादा कोई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है इसे, ये नॉर्मल आपके पास जो मैंने बताया इंटरफेस है जिस पे आप टेक्स्ट सिंटैक्स टाइप करते हैं वो होता है एडिटिंग सोर्स कोड। दिस फीचर इज़ अ टेक्स्ट एडिटर डिज़ाइन फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग सोर्स कोड। अच्छा, आपको भी बहुत ज़्यादा मैं स्पीड में लग रहा हूँगा ये वाला लेसन पढ़ाते हुए, उसकी वजह सारी ये है कि जब ये चीज़ें आपको इस तरह से नहीं आएंगी, यानी कि आपको मेमोराइज़ नहीं हो पाएंगी इस तरीके से, और ना ही कोई फ़ायदा है आपको इस तरीके से इसको प्रॉपर्ली याद नहीं करना आपको। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपकी प्रैक्टिस तब होगी, आपको मेमोराइज चीज़ें तब होगी, यानी कि सिंटैक्स आपको मेमोराइज। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप स्मार्टफोन चला रहे होते हैं तो आपने कभी स्मार्टफोन यूज़ करने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, यानी आपने कोई क्लास नहीं लिया या आपने कहीं पढ़ा नहीं है कि स्मार्टफोन किस तरह यूज़ करते हैं, आप देख देख के उसको यूज़ कर करके आपको ये चीज़ आई है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में भी ना बिल्कुल यही चीज़ होती है कि आप बस इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये वाली बात आ जाती है हमारे पास। ठीक है, सिंटैक्स हाईलाइटिंग हमारे पास ये होती है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, कोई डेटा टाइप लिख रहा हूँ, आगे बताऊँगा कि क्या होती है, तो इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप्स होती हैं आपके पास। कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन लिख रहा हूँ तो वो हाईलाइट कर देगा अलग कलर से। ठीक है, आपके पास कलरिंग हो जाएगी उसके अंदर, ताकि आपको आसानी हो डिफ्रेंशिएट करने में कि क्लास कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, यू डोंट हैव टू वरी, आपके पास अभी बहुत चीज़ें हैं जानने को। अच्छा जी, कोड कंप्लीशन भी मैंने आपको बता दिया है, कंपाइलर आपको ऑलरेडी पता है। लिंकर क्या करता है, लिंक करवाता है, यानी कि आप डिफरेंट फंक्शंस बना रहे हैं, फाइल्स बना रहे हैं, और आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बेसिकली उसकी 4-5 फाइल्स हैं, अब आपको उसको आपस में लिंक कराना है। ठीक है, तो ये उस चीज़ का काम करता है। लोडर डीबगिंग, यानी कि एरर फाइंड करना। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं डेव C++ के इंट्रोडक्शन पे, यानी कि डेव C++ हमारे पास जितनी भी आईडीज़ होती हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया, एक आईडी है इक्लिप्स के नाम से, एक आईडी है विजुअल स्टूडियो के नाम से। ठीक है, अब इसी तरह हम जिस आईडीई पे काम करेंगे वो है डेव C++। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईडीई फॉर कोडिंग प्रोग्राम्स इन C++ इज़ डेव C++। बहुत ज़्यादा मशहूर एक पॉपुलर आईडीई है जो कि लोग यूज़ करते हैं C++ प्रोग्रामिंग के लिए, यानी उस इंटरफेस पे आप C++ की कोडिंग करते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल आईडीई दैट हैज़ एन इंटीग्रेटेड कंपाइलर सिस्टम, यानी कि इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी इस C++ हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा तफसीली डिस्कशन नहीं कर रहा। फॉर विंडोज़ एज वेल एज कॉन्सोल, डेव C++, कॉन्सोल वो स्क्रीन होती है जो आपके पास सामने विंडोज़ पे ब्लैक स्क्रीन आती है, उसे हम कॉन्सोल स्क्रीन कहते हैं। इससे आप डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं रन करके, कोडिंग करके। डेव C++ इज़ अ फुली फीचर्ड आईडीई सपोर्टिंग फीचर्स लाइक डीबगिंग। ये सारे मैं आपको फीचर्स इसके बता चुका हूँ कि इसके अंदर डीबगिंग होती है, ऑटो कंप्लीशन होती है, लोकलाइजेशन होती है, सिंटैक्स हाईलाइटिंग, क्लास एंड वेरिएबल ब्राउजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पैकेज मैनेजर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सफ़र अभी चलता रहेगा, आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे इस लैंग्वेज को सीखने की तरफ तो आपको समझ में आता रहेगा कि बेसिकली ये लोकलाइजेशन क्या होती है। लोकलाइजेशन आपने देखा होगा, हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेजेस चेंज करने का ऑप्शन आ रहा होता है, यानी कि डिफरेंट आप अगर रशिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, तो उस हिसाब से आपको लैंग्वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लोकलाइजेशन कहते हैं। अब इसके पीछे भी पूरी प्रोग्रामिंग है ना, तो ये हमें कैसे इंटीग्रेट करवाना है, ये चीज़ हमें कैसे वो करनी है इम्प्लीमेंट, इस चीज़ को बेसिकली ये जो है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हम लोकलाइजेशन कहते हैं।
इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेव सी प्लस प्लस। अब ये पूरा यहाँ पर एक प्रोसेस है जो कि मैं आपको अभी तो नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको इतना अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ नहीं आएगा। हम एक काम करेंगे, इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाउनलोड करके दिखाएंगे पूरा कि डेव सी प्लस प्लस को आप कैसे डाउनलोड करते हैं। और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये, आप सिंपल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ही वेबसाइट का लिंक मौजूद है, ये है https और पूरा आपके पास एक जो है ना लिंक मौजूद है, तो आप इस लिंक पे जाएंगे। इसके अलावा हम एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे और वहाँ पर आपको पूरा तरीक़ा बता देंगे कि किस तरीके से आपको डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करना है और उस पर प्रोग्रामिंग करनी है। थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आपको करके दिखा देंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है 2.3 लेसन, यानी कि लेसन नंबर 2 और इसकी सब डिवीज़न के अंदर 2.2 में बेसिकली डेव सी प्लस प्लस की इंस्टॉलेशन दिखाई गई है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसकी एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा जिस पे आपको पूरी उसकी इंस्टॉलेशन दिखाई जाएगी। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस is a general purpose programming language that was developed as an enhancement of the C। अच्छा, अगर ज़रा थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात कर लें तो सी प्लस प्लस सी से ड्राइव्ड हुई है, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर ये मसला था, प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। बेसिकली ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, बहुत सारे इसके 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये 4 इसके मेन पिलर्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है चीज़ों को छुपा देना, यानी कि आप बहुत सारे वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, आपको उसके पीछे की कोई कहानी नज़र नहीं आ रही होती, आपको कोई कोडिंग नज़र नहीं आ रही होती, आपको सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है जितना हम या एप्लीकेशंस बनाने वाले आपको दिखाना चाहते हैं, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। आप कार में बैठते हैं, गाड़ी के अंदर आपको उसको नहीं पता कि आपको आपके उसके अंदर की फंक्शनैलिटी क्या है और अंदर क्या क्या हो रहा है, आप बस गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है। स्टीयरिंग किस तरीके से काम करे, ये सारी चीज़ें आपकी आंखों को, आपकी नेकेड आई को नहीं दिख रही होती, तो इस कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। या मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके अंदर ये मौजूद नहीं है, बस आप जान लें एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, इनहेरिटेंस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको बार बार कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक फंक्शनैलिटी किसी चीज़ के अंदर अप्लाई कर दी है तो वहीं से आप उस चीज़, जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करते होंगे तो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को कॉपी करके आप दूसरे में पेस्ट करते हैं ताकि आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक फंक्शनैलिटी, एक फंक्शन आपने जो अप्लाई करा है, आप वही चीज़ दोबारा मेहनत ना करें, उसको इनहेरिट करवा दें, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा इनकैप्सुलेशन होती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या बात हो रही है, इट वॉज क्रिएटेड बाय ब्रायन स्ट्राउस्ट्रप। अच्छा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, मुझे उम्मीद है कि मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही ही कर रहा हूँ, ब्रायन स्ट्राउस्ट्रप, ठीक है। ये एक बंदा था जिसने ये लैंग्वेज क्रिएट करी थी। इट्स मेन पर्पज़ वॉज टू मेक राइटिंग प्रोग्राम्स ईजियर एंड मोर प्लीजेंट फॉर द इंडिविजुअल प्रोग्रामर, ठीक है। तो सी प्लस प्लस को बनाने का कॉन्सेप्ट ही यही था कि जो प्रॉब्लम सी के अंदर हैं, जो फैसिलिटीज़ हमें सी लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, वो सी प्लस प्लस के अंदर हों, ठीक है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, इन 4 पिलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सी के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बनाया गया। इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज विद एन एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग लो लेवल एप्लीकेशंस भी बनाती है, हाई लेवल एप्लीकेशंस भी बनाती है, ठीक है। लो लेवल एप्लीकेशंस के अंदर आपके पास ड्राइवर्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपका मतलब ये लो लेवल एप्लीकेशंस वो होती हैं जो कि आपको डायरेक्ट उनका जो है ना मशीन से कनेक्शन होता है, ठीक है, वो लो लेवल पर जाकर वर्क कर रही होती हैं। इसके अंदर आपके पास ड्राइवर्स आ जाते हैं। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड इवन हायर लेवल एप्लीकेशन जैसे कि गेम्स हो गए, GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गई, इसके अलावा एसेट्रा। द बेसिक सिंटैक्स एंड कोड स्ट्रक्चर ऑफ बोथ सी एंड सी प्लस प्लस आर सेम। इसके अलावा जो सिंटैक्स है ना, बेसिक सिंटैक्स है, कुछ एडिशन है लेकिन मेजॉरिटी जो आपके पास सिंटैक्स है और जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। अब रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, ज़रा फोकस करने की ज़रूरत है। हम ज़रा ना एक वो कर लेते हैं, पीछे से थोड़ा एक गो थ्रू कर लेते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं चलते हुए। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि हम IDE के बारे में बताया, ठीक है।
इसके अलावा आईडी फिर मैंने बताई कि हम डेव C++ पे काम करेंगे। डेव C++ की इंस्टॉलेशन हम उसकी वीडियो बना के डाल देंगे, और डेव C++ की इंस्टॉलेशन के बाद आपको बताएगा कि आपको इस पे किस लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग करनी है। यानी कि हम डेव C++ पे 2 लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग की जा सकती है, C और C++, ठीक है, इसको इसीलिए बनाया गया है। लेकिन हम लोग किस पे प्रोग्रामिंग करेंगे, C++ पे, और सीखेंगे कि किस तरह C++ का सिंटैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। तो अब हम C++ का सिंटैक्स सीखने की तरफ, और C++ का कॉन्सेप्ट क्या है, और C++ के अंदर क्या क्या आपके पास फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने की तरफ आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम रिजर्व्ड वर्ड्स देख रहे हैं कि रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अ रिजर्व्ड वर्ड इन C++ इज़ अ वर्ड हुज मीनिंग इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। रिजर्व्ड वर्ड से समझ आ रहा है यानी कि पहले से कोई चीज़ डिफाइन हुई हुई है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। कंपाइलर है हमारे पास डेव C++, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ वर्ड्स डिफाइन हुए हुए हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे 1 गिलास पानी दे दो, तो ये मुझे जो है वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी डिफाइन हुआ हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। ग्लास का मतलब तुम्हारे माइंड के अंदर, तुम्हारे ब्रेन के अंदर डिफाइंड है ऑलरेडी कि इसका मतलब क्या होता है। तुम्हें सेंटेंस बोलते वक्त बताना नहीं पड़ रहा है कि इसका मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है, और इस वर्ड का मतलब ये है, और अब तुम इसको ज़रा कंपाइल करो। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ऑलरेडी डिफाइंड हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोग्रामिंग करते हैं आगे जाकर। और अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो और ज़्यादा क्लियर होगा आपको आगे जाकर। अ रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर सच एज द नेम ऑफ अ वेरिएबल फंक्शन। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, एक वेरिएबल का नाम हो गया वो जो हम खुद रखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब हम खुद जो है ना उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं, वेरिएबल, नेम और फंक्शन। मुझे पता ये चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, आइडेंटिफायर्स का एक अलग से टॉपिक है जिसमें हम आइडेंटिफायर्स की बात करेंगे। सच एज द नेम ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन और लेबल, ठीक है। यानी कि आइडेंटिफायर्स के अंदर वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाते हैं, फंक्शंस इंक्लूड हो जाते हैं, लेबल्स इंक्लूड हो जाते हैं। यू डोंट नो व्हाट फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड लेबल्स आर, यू डोंट हैव टू वरी, कोई मसला नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है भाई। आगे चलते हैं। इट इज़ रिजर्व वर्ड्स फ्रॉम यूज इन C++, ठीक है। अ रिजर्व वर्ड इज़ पार्ट ऑफ सिंटैक्स, ये सिंटैक्स का पार्ट होता है, एंड मे नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मीनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसका अलग से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई मतलब निकालने की आप कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई मतलब नहीं होता, यानी कि मैंने आपको बताया था इफ़, एल्स, ठीक है, कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होता है, या अगर ऐसा है तो ऐसा हो, ऐसा हो तो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। देयर इज़ अ टोटल ऑफ 95 रिजर्व वर्ड्स इन C++। कुछ अब कितने टोटल 95 रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। और इसके वर्जन्स मतलब आते रहते हैं मुस्तकिल, तो ये जो भी वर्जन होगा उसमें 95 होंगे, वक्त के साथ साथ और कीवर्ड्स ऐड होते रहते हैं, तो ये फिक्स नहीं है कोई। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 95 है, यहाँ बुक में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि फिक्स 95 हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। द रिजर्व वर्ड्स ऑफ C++ मे बी कन्वीनियंटली प्लेस्ड इनटू सेवरल ग्रुप्स। इन द फर्स्ट ग्रुप वी put those that were also present in the C programming language। तो इन्होंने ना थोड़ी आसानी कर दी है कि यहाँ पर आपके पास सारे रिजर्व वर्ड्स मौजूद हैं, और शुरू में वो रिजर्व वर्ड्स इन लोगों ने लिख दिए हैं तो जो C लैंग्वेज के अंदर भी थे, ठीक है। और आगे जितने भी ऐड हुए हैं ये सारे वो हैं जो C++ के अंदर नए ऐड हुए हैं और अभी भी मुस्तकिल ऐड हो रहे हैं। मैंने आपको वर्जन वाली बात बताई थी, डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं तो और भी चीज़ें ऐड होती रहती हैं, और भी रिजर्व वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। यहाँ पर एंड कीवर्ड है, ऑटो कीवर्ड है, बूल है, कैच है। अब यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इंग्लिश का मतलब नहीं है, एंड का मतलब आप निकाल लेंगे, और हाँ वाकई में आप उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें बूल को, तो बूल इंग्लिश के अंदर आपको समझ नहीं आएगा कि बूल क्या है, बूल का मतलब क्या है, मकसद क्या है। ये C++ से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा कैच, डिफ़ॉल्ट, डबल, ठीक है, एक्सटर्न, फॉर, इफ़ यहाँ पर आ गया, इंट आ गया, इंट का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट का मतलब इंटीजर होता है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंट का मतलब निकालूंगा, डिक्शनरी के अंदर नहीं मिलेगा कि इंट का मतलब क्या होता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जब जब यूज़र इंट को यूज़ करेगा इसका मतलब यानी कि इंट वो कोई इंटीजर वैल्यू सेव करवाना चाहता है, कोई ऐसा वेरिएबल ले रहा है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू यानी कि जो होल नंबर्स आपके पास उसके अंदर आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं आपके पास वो आ जाते हैं। इसके अलावा नल पॉइंटर, पब्लिक, रिक्वायर्स, ये सारे आपके पास रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो कि आप सिर्फ लिखते हैं, और जो IDE है उसको इसका मतलब पहले से पता होता है, ठीक है। C++ डेटा टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। अब डेटा टाइप्स क्या होती हैं? You may need to store information of various formats and sizes like character, integer। अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ना ख़त्म करते हैं और डेटा टाइप्स को ज़रा
कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके पास ये ऐड कर लेता हूँ ज़रा। हम जब कोई डेटा क्या होता है, यानी कि कोई भी आप डेटा स्टोर करवा रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ स्टोर करवानी है, वो डेटा है, ठीक है हमारा। अच्छा जी, अब यहाँ पर डेटा बहुत सारे फॉर्मेट्स में हो सकता है। आप कोई इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, हम कोई इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। इसके अलावा हम कोई कैरेक्टर, यानी कि अगर हमें कोई लेटर ए फॉर एग्जांपल स्टोर करवाना है तो हम वो भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैर से शो करते हैं, यानी इसका मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर मैं ज़रा इसको इंटीजर से मुराद फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक होता है बूल, डेटा टाइप है ये भी, इसमें हम ये सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा हो गया आपके पास फ्लोट आ जाता है, यानी कि अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, तो इसके लिए आप फ्लोट यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोट लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5.5। तो इन्होंने पहले से डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू सेव करवानी है तो आपको ये डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी, इंट। बगैर ये डेटा टाइप यूज़ करे कंप्यूटर नहीं समझ सकता कि यूज़र कौन सी मतलब स्टोर क्या करवाना चाहता है। अगर आप इंट डेटा टाइप लिखकर उसके अंदर ए स्टोर करवा देंगे, जो भी आप वेरिएबल का नाम देंगे, वेरिएबल अभी मैंने डिस्कस नहीं करा है, करूँगा, ठीक है, जो भी आप नाम देंगे, फॉर एग्जांपल आपने इंट डेटा टाइप यूज़ करी लेकिन आप उसके अंदर स्टोर एक कैरेक्टर करवा रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने इंट डेटा टाइप यूज़ करी है तो आपको लाजमी उसके अंदर कोई इंटीजर ही स्टोर करवाना पड़ेगा, 1 2 3 0 9, ठीक है, कोई भी इंटीजर आप उसके अंदर स्टोर करवा दें। इसके अलावा अगर आपने फ्लोट यूज़ करा है तो उसके अंदर आप करवा सकते हैं, यानी कि कोई इंटीजर भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू करवाएंगे तो मसला नहीं होगा। फ्लोट के अंदर अगर आप पॉइंट लगा के कोई आगे वैल्यू लिखते हैं, कोई जितने भी आपको डेसिमल पॉइंट्स तक ले जाना है उसको, तो यहाँ पर फ्लोट में मसला नहीं होगा, लेकिन इंटीजर मसला करेगा अगर आप उसके अंदर पॉइंट लगा के आके डेसिमल वैल्यूज़ लिखेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा बूल के अंदर आप सिर्फ 0 और 1 पर खेल सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। इसके अलावा एक डबल फ्लोट भी होता है। डबल फ्लोट का मतलब होता है आपके पास कि आप 4 पॉइंट के बाद यहाँ पर आप तकरीबन कोई 4 या 5 डेसिमल वैल्यूज़ तक ले जा सकते हैं उसको, और डबल फ्लोट के अंदर आप 8 डेसिमल वैल्यूज़ तक ले जा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आप 7 डेसिमल वैल्यूज़ तक ले जा सकते हैं, और डबल फ्लोट के अंदर आप 14 या 15 डेसिमल वैल्यूज़ तक ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली डेटा टाइप्स होती हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ अ स्टोरेज द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट मेमोरी एंड डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दैट एलोकेटेड मेमोरी। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ ज़रा बना कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेमोरीज़ होती हैं, मेमोरी बनी हुई होती है कंप्यूटर के अंदर। एक ऐसी डिज़ाइन बना लेते हैं हम, और यहाँ पर मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। कोई भी मेमोरी एड्रेस, पहले मैंने बताया भी था कि ये मेमोरी एड्रेस होता है। यहाँ पर कोई मेमोरी एड्रेस है, यहाँ पर कोई मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस का नाम x100 कुछ भी है, ठीक है। कोई भी एड्रेस यहाँ पर स्टोर हुआ है। अब इस एड्रेस के अंदर हम कौन सा डेटा स्टोर करवाएंगे और उसकी टाइप क्या होगी। अब यहाँ मैंने स्टोर करवा दिया 5, तो यकीनन इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंट डेटा टाइप होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने स्टोर करवा दिया a, तो इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर, यानी कि कैर, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5.5 स्टोर करवा दिया, तो इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोट होनी चाहिए, ये इंट नहीं हो सकती। ये भी फ्लोट हो सकता है वो, ठीक है, यानी कि फ्लोट के अंदर 5 भी स्टोर हो सकता है, लेकिन कोई डेसिमल वैल्यू नहीं स्टोर हो सकती इंट के अंदर, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास मेमोरी लोकेशंस में, एलोकेटेड मेमोरी में ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। डेटा टाइप्स हमारे पास जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है, और उसकी टाइप्स जो है ना हम डिफाइन कर देते हैं कि ये भाई इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, ये बूल है। 0 और 1 भी इसी तरीके से आपके पास स्टोर होते हैं। C++ ऑफर्स द प्रोग्रामर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्ट इन एज वेल एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, पहले से प्री डिफाइंड, ठीक है, पहले से जो आपके पास मौजूद डेटा टाइप्स हैं। और यूज़र का, पहले तो मैं आपको बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। और यूज़र डिफाइंड क्या होता है, जो यूज़र खुद जो है ना बताता है, खुद डिफाइन करता है, ठीक है। एक चीज़ है जो पहले से मौजूद है, पहले से डिफाइंड है, पहले से पता है, उसकी डेफिनेशन पूरी लिखी गई है कि भाई इसका ये मतलब है, आप सीधा सीधा बस इस कीवर्ड को, इसको उठा के फ़ौरन से यूज़ कर दो। याद है कीवर्ड्स के कॉलम्स के अंदर ये लिखा हुआ था, इंट भी लिखा हुआ था, कैर भी लिखा हुआ था, बूल भी लिखा हुआ था। तो ये प्री डिफाइंड है, यानी कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं ये सारे। ये एक होता है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड यानी कि आप उस वक्त खुद डिफाइन करते हो, खुद बताते हो कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं, उसको बताते हैं कि x = 2, x 2 के बराबर, ये सब यूज़र डिफाइंड के अंदर आता है कि आपने x को
करार दे दिया है 2, यानी कि आपने x को 2 के बराबर रख दिया है। खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं, बच के तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। C++ ऑफर्स द प्रोग्रामर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्ट इन एंड एज वेल यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। फॉलोइंग टेबल लिस्ट डाउन सम ऑफ द बेसिक C++ डेटा टाइप्स। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक C++ की डेटा टाइप्स हैं। क्या बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो हमारे पास? एक होती है बूलियन टाइप। बूल का फुल फॉर्म है बूलियन। ये 0 और 1 आप इसके अंदर ट्रू और फॉल्स पे खेलते हो, ठीक है। 0 आ गया अगर तो फॉल्स है, 1 आ गया तो ट्रू है, ठीक है। सर समझ नहीं आ रहा, मतलब कि आप ये तो फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि आप ये 0 और 1 की क्या बात कर रहे हैं। आप जब प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे, डेफ C++ पे वर्क करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह ऑफ द स्कूल भी जल्द ही C++ कोडिंग की वीडियोस डालने वाला है, ताकि आप लोग उसको देखकर प्रैक्टिस कर सकें प्रोग्रामिंग की। इसके अलावा जब तक आप बाकी विजिट प्लेटफॉर्म्स पर विजिट करें, यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। W3 स्कूल के नाम से वेबसाइट है, आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर बाकायदा उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिंक्स मेंशन कराए हुए हैं कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स पर जाकर, कौन कौन सी यूट्यूब वीडियोस पे जाके आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, कहाँ से आप C++ सीख सकते हैं। आजकल सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये सब पढ़कर अपने बोर्ड के अंदर आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप लिख के आ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे लाइफ में जाएंगे, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब करनी होगी तो आपको बस ये चीज़ें याद होंगी। जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको पता नहीं होगा। एक स्मार्टफोन को दूर से देखो, तुम बस देखते रहोगे, अगर तुम चलाओगे नहीं तुम्हारा हाथ कैसे सेट होगा, ठीक है। कर सकते हो ना। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल, बार बार ये रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं इसीलिए देता रहता हूँ ताकि तुम लोग ज़रा रिलेट कर पाओ, ठीक है। बड़े लोग होते हैं जितने भी, एक अगर रेशो देखें तो ज़्यादातर जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी टाइपिंग स्पीड तेज़ होती है, ठीक है। बड़े लोगों की व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर टाइपिंग स्पीड स्लो होती है। क्यों? इतना ज़्यादा उनके यूज़ में नहीं होती वो चीज़, ठीक है। तो देखो इन चीज़ों से ही थोड़ा सा ना तुम लोग समझने की कोशिश करो कि जब तक तुम लोग यहाँ से देखते रहोगे, आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब करनी होगी और कोई प्रैक्टिस नहीं करी होगी, उस पर टाइम नहीं लगाया होगा, कुछ नहीं हासिल होने वाला। मैं इसीलिए जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। असली काम जो होगा वो IDE इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर कोडिंग करेंगे, प्रॉपर कहीं पर वेबसाइट्स पे जाके सीखेंगे, वीडियोस देखेंगे या किसी और से, किसी टीचर से सीखेंगे, साथ साथ ग्रुप में बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, हैकाथन पे जाके नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं आप लोग, ठीक है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी ना चीज़ें इन प्रैक्टिस का हिस्सा होती हैं। आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, भले आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाएँ, लोगों के सवालात के जवाब देखें, खुद अपना सवाल पूछें, ठीक है। कुछ आपको पता है तो आप उसके जवाब दें। ये सब चीज़ें आपको स्कूल्स के अंदर और जो आपको आपकी बुक है ये चीज़ें नहीं बता रही है, ठीक है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये बात कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ये बुक नहीं बता रही है, ये चीज़ें आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं बता रहा हूँ तो आपका काम है कि आप इसको एक आप लकी समझें अपने आप को कि आपको ये बातें सुनने को मिल रही हैं। और इसी तरह कोई और भी बहुत सारे मेंटोर्स होते हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं, तो आप सुना करें उन लोगों को। डिजिटली यूट्यूब पे जाके आप उन लोगों को सुने। अगर आपके आसपास कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है तो आप ही की बेहतरी के लिए इतना टाइम लगाया जा रहा है, वरना इस बुक के अंदर ये सारी बातें नहीं लिखी हुई जो लेक्चर में आपको दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब डेटा टाइप्स की तरफ ज़रा अगर हम आएँ तो डेटा टाइप्स में आपके पास बूलियन डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, इंटीजर है। बूलियन के अंदर 0 और 1, कैरेक्टर के अंदर लेटर्स, इंटीजर के अंदर जो आपके इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर डेसिमल वैल्यूज़, डबल फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ ज़रा आगे ज़्यादा हो जाती हैं। पॉइंट के बाद आप 15 यूज़ कर सकते हैं, 15 डेसिमल डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बूलियन के अंदर साइज़ जो होता है वो 1 बाइट होता है। अच्छा ज़रा यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूँ कि जो हमारे पास ये बाइट है ये क्या चीज़ है। देखें, बिट तो आपको पता है, ठीक है, 0 और 1, इस यानी कि बाइनरी डिजिट्स पे हमारा कंप्यूटर चलता है। 0 और 1 दो बिट्स, ये जो दो बिट्स हैं आपके पास, एक 0 है एक 1 है, ठीक है। अब 1 बाइट इज इक्वल्स टू 1 बाइट, सॉरी अरे यार ज़रा अच्छे से लिख लेते हैं, दोबारा मिटा के। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है। क्या मतलब, जो एक बाइट है वो 8 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। याद है शुरू में क्या बात करी थी मैंने कि प्रोग्रामर्स किस तरह से उन बाइनरी डिजिट्स को याद रखेंगे, यानी कि 0 और 1 तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम, कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो एक लेटर के पीछे एक बहुत बड़ा 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा,
ठीक है। इसी तरह एक अल्फ़ाबेट, कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मुराद एक वर्ड, कोई सेंटेंस कुछ भी है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा बाइनरी कॉम्बिनेशन होगा 0 और 1 का। इसी तरह यहाँ पर 1 बाइट से मुराद है 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स का मतलब ये है कि एक बाइट 0 और 8 मतलब कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनती है, और इसके अंदर कितने मतलब कि कितने 0 और 1s होते हैं, यानी कि 8, 0 1 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम कोई कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है, 8 बिट्स का कोई कॉम्बिनेशन बना देते हैं 0 और 1 का। इसी तरीके से इसी तरह 8 बिट्स का 0 और 1 का कोई एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ पहले शुरू में 1 लगा दो तो एक दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। इसी तरह कुछ और मैनिपुलेशन कर दो तो कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे आप ज़रा खुद देखें, ठीक है। तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स का मतलब यह है कि एक बाइट का जब भी आपसे कहा जा रहा हो एक बाइट, सही है, तो आपको समझने की ज़रूरत यह है कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स, यानी 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा और उसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे टोटल, नहीं नंबर ऑफ मतलब वो कितने होंगे बाइनरी डिजिट्स, 8 होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वाली कहानी समझ में आ गई। इसी तरह अगर मैं बोलूँ 4 बाइट्स, ठीक है, 1 बाइट किसके इक्वल्स था, 8 बाइट के, तो 8 8 16 और 16 16 32। ये तो अब थोड़ा समझ आ रहा होगा, हाँ यार वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं 32 बिट 64 बिट लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है, तो समझ गए, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बाइट्स, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये सारे 1 बाइट 1 बाइट 4 बाइट, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, कीवर्ड देखें, टाइप ये है बूलियन, कीवर्ड इसका है बूल, यानी कि जब हम सिंटेक्स में यूज़ करते हैं तो बूल यूज़ करते हैं, हमें बूल लिखना पड़ता है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड बूलियन नहीं है, ये तो बूलियन टाइप है इसकी, जो आपको समझाने के लिए बताई जा रही है यहाँ लिख कर, एक समझें कि एक डेफिनेशन के तौर पे कि इंटीजर यूज़ करना है, अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू पुट करनी है तो आपको सिंटेक्स में क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा, INT इंट लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप इंट लिखेंगे उसके बराबर में आप कोई वेरिएबल का नाम देंगे, वेरिएबल बताऊंगा आगे जाकर, फिर आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे, तो हाँ भाई अब कंप्यूटर समझ जाएगा कि मेरे पास ये पहले से डिफाइंड था। इंट का मतलब मुझे बनाने वाले ने ये बताया हुआ है कि इंट के अंदर नंबर्स स्टोर करने हैं। अब पहले मैं ये चेक करता हूँ कि इस बंदे ने, इस यूज़र ने वेरिएबल का नाम क्या दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल का नाम दिया है x, ठीक है भाई x, इसने किसके इज इक्वल्स टू करवाया है, मतलब कि उसको किसके इक्वल्स करा है। मैं अगर उसको 5 के इक्वल्स करूं तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि यूज़र ने एक डेटा टाइप यूज़ करी है इंट के नाम से, जिसका मतलब है उसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, जो भी वेरिएबल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने x इज नाम दे दिया यहाँ पर, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। यानी कि एक इंटीजर डेटा टाइप है, उसमें मैंने एक वेरिएबल के अंदर x के अंदर 5 स्टोर कराया है। तो जितनी भी मेमोरी लोकेशंस हैं हमारे पास, उस मेमोरी लोकेशन में से किसी भी एक मेमोरी लोकेशन के अंदर हमारे पास 5 स्टोर हो जाएगा, जिसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी, यानी कि इंट होगी, ठीक है। इसी तो यहाँ पर इसका जो साइज़ होता है, एक इंटीजर का जो साइज, सॉरी ये तो मैं बूल की बात कर रहा हूँ, 0 और 1 का तो 1 बाइट होगा, 1 बाइट होगा। इस तरह इंटीजर की अगर बात करें तो 4 बाइट होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो साइज़ होता है, अगर मैं सिर्फ 5 लिख रहा हूँ तो 5 के पीछे जो पूरा बाइनरी कोड होगा वो 8 डिजिट्स पे, 0 और 1 के 8 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होगा। अब बात थोड़ी समझ में आ रही है, यानी कि हाँ सर तो बता रहे थे कि हम 0 और 1 पे तो खेल लेंगे, लेकिन अगर हमें कोई लेटर पुट करना है 5 4 या कोई मतलब कोई इंटीजर पुट करना है 5 4 या कोई लेटर ABCD, तो उसके पीछे पूरा बाइनरी कोड होगा। तो यहाँ पर मतलब किया क्या गया है कि अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू पुट करनी है ना, तो उसका साइज़ 8 डिजिट्स पे होगा, 0 और 1 के 8 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। इसका साइज़ इतना है, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा इसका, तो यहाँ पर 4 बाइट्स का साइज़ है इसका, ठीक है। इसी तरह जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसका साइज़ भी 4 बाइट्स है, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन आप कर लें 32 बिट्स पे, यानी कि अब यहाँ पर तो 8 बिट्स था बूलियन का, लेकिन इंटीजर के अंदर 0 और 1 के 32 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन, यानी कि इसकी लेंथ होगी 32, ठीक है। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा और लेंथ होगी इसकी 32, ठीक है। 4 बाइट का मतलब क्या होता है 32। इसी तरह 8 बाइट का मतलब क्या होगा, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, तो 8 बाइट इज इक्वल्स टू 64 बिट्स, ठीक है। तो जब भी हमें कोई डबल फ्लोटिंग वैल्यू लिखनी होगी, यानी कि अगर हम कोई ऐसी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं जो कि इंटीजर के बाद जिसमें
14 कितनी डेसिमल वैल्यूज़ ये कंटेन कर रहा है, डेसिमल डिजिट्स 15 डेसिमल डिजिट्स। तो अगर हमने कोई ऐसा डेटा स्टोर करवाना है, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करवानी है जिसके डेसिमल पॉइंट के आगे 15 डेसिमल डिजिट्स हैं, तो वो कितना स्पेस लेगा, कितना उसका साइज़ कितना होगा, 64 बिट जितना साइज़ होगा उसका, ठीक है, यानी कि 8 बाइट। 8 बाइट इज इक्वल्स टू 64 बिट, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। अब इसकी रेंज क्या होती है भाई, ये तो 0 और 1 पे काम करता है सिर्फ, ठीक है। कैरेक्टर की रेंज क्या होती है, आप तकरीबन 0 से लेकर, इसको समझाना थोड़ा मुश्किल लगेगा तुम लोगों को, अभी समझ नहीं आएगा, यहाँ से समझाते हैं। 0 से लेकर 255 तक की कैरेक्टर रेंज है आपके पास, ठीक है, इतनी रेंज जो है ना, यानी कि 0 से लेकर 255 तक इसकी रेंज है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास इंटीजर की रेंज आ जाती है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ऊपर से ज़रा मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को, बाकी इसके अंदर और भी बहुत डेप्थ है और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको आगे जाकर इंशाल्लाह पता लगेंगी। अब आ जाते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स पे। अ कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है भाई, कांस्टेंट सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने वो दे दी वैल्यू तो आप बस वही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। The value is constant when associated with an identifier. A constant is said to be named, although the terms constant and named constant are often used interchangeably. नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। देखो हमारे पास दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास होता है लिटरल कांस्टेंट और एक होता है हमारे पास डिफाइंड कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, नेम्ड कांस्टेंट और एक होती है आपके पास कांस्टेंट टर्म, ठीक है। नेम्ड कांस्टेंट नॉर्मली वो होता है जो हम उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, और आपको बता देते हैं कि जो है ना ये कांस्टेंट है, x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब ये भी एक कांस्टेंट, x के पास हमने वैल्यू असाइन कर दी x को 5, ठीक है, लेकिन ये आगे जाकर हमारे पास चेंज हो सकती है और ये लिटरल कांस्टेंट के अंदर आता है कि हम ये कांस्टेंट है तो यानी कि x को मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन अपने प्रोग्राम में आगे जाकर मैं अपने वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को मेमोरी लोकेशन के अंदर बदल भी सकता हूँ मेमोरी के अंदर, ठीक है, इसको 6 भी कर सकता हूँ, इसको 9 भी कर सकता हूँ। दिस इज कंट्रास्टेड विद अ वेरिएबल विच इज़ एन आइडेंटिफायर विद अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यहाँ पर सिंपल वही वाली बात की जा रही है कि अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करता हूँ तो उसको एज अ कांस्टेंट कंसिडर तो किया जाएगा, लेकिन वो आगे जाकर चेंज हो सकती है। कब तक नहीं चेंज होगी, जब तक यूज़र उसको खुद चेंज ना करे, ठीक है, या जब तक यूज़र कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ना अप्लाई करे कि जो भी प्रोग्राम को रन करने वाला है वो आगे जाकर वैल्यू को चेंज कर सके, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। A constant is a data item whose value cannot change during the program's execution. Thus, as its name implies, the value is constant. Constant are used in two ways. अच्छा, ज़रा मैं अगर ऊपर जाऊँ या ऐसे ही बता देता हूँ कि वो जो आपके पास टेबल बना हुआ था, कीवर्ड का टेबल बना हुआ आ रहा था, वहाँ पर एक कॉन्स्ट के नाम से टर्म यूज़ हुई थी, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है, CONST। तो वो बेसिकली एक डिफाइंड है, वो प्री डिफाइंड है। जब भी आप किसी चीज़ से पहले कॉन्स्ट यूज़ कर लेंगे तो इसका मतलब आगे जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो नहीं चेंज होने वाली नहीं है वो, भले ही आप कितना भी चेंज करने की कोशिश करें। आप अगर जिस तरह से मैंने भी बताया कि x इज़ इक्वल्स टू 5, लेकिन अगर आपने उससे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ये भी एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपने कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है तो आप उस वैल्यू को चेंज कर ही नहीं सकते आगे जाकर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। लिटरल कांस्टेंट, डिफाइंड कांस्टेंट ज़रा मैं बता देता हूँ। अ लिटरल कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू यू टाइप इनटू योर प्रोग्राम, ठीक है। लिटरल कांस्टेंट मैंने बता दिया था, x इज इक्वल्स टू 5, वो लिटरल कांस्टेंट है। वेरेवर इट इज़ नीडेड, एग्जांपल्स इंक्लूड द कांस्टेंट यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लिख दूँ दोबारा से, यहाँ क्या लिखा हुआ है 21, तो इंट और इसको नाम दे देता हूँ, वेरिएबल का नाम दे देता हूँ नम, ठीक है, इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो सेमीकोलन लगा देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो 21 है जो नम के अंदर स्टोर हुई हुई है। ये एक तरीके का कांस्टेंट है, जब तक मैं इसे चेंज नहीं करूँगा ये चेंज नहीं होगी और ये कहला रहा है हमारे पास लिटरल कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह मैं डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ बूल, ठीक है, और उसको मैं फॉल्स कर दूं, यानी कि मैं उसको 0 कर दूं, तो वो चेंज नहीं हो सकती जब तक मैं उसको ट्रू ना करूं, ठीक है। इसी तरह एक स्ट्रिंग डेटा टाइप भी होती है मेरे पास, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, मैं कोई उसको स्ट्रिंग असाइन कर दूं तो वो चेंज नहीं हो सकता जब तक मैं उसको चेंज ना करूं, ठीक है। In addition to literal constant, there are symbolic constant और named constants which are constant represented by name, ठीक है। लिटरल कांस्टेंट के अंदर आपके पास ये कॉन्स्ट का कीवर्ड आ जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया लिटरल कांस्टेंट की कैटेगरी में ही आ जाता है।
एंड डिफाइंड प्रोसेसर प्री प्रोसेसर आर यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट यूज़ होता है, डिफाइंड प्री प्रोसेसर यूज़ होते हैं जो कि पहले से वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। अब चाहे प्रोग्राम के अंदर भी आप उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या पहले एग्जीक्यूट करने से पहले चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो जब तक आप ये कॉन्स्ट हटा नहीं देते उसके आगे से, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मली ये कब कब यूज़ किया जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास ऑल कैप्स के अंदर कॉन्स्टेंट को डिफाइन कर दिया जाता है। कोई वेरिएबल जैसे कि अगर पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आगे बहुत बड़ी उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, तो 3.14 एक मतलब कहीं भी कोई आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पर आपको पाई की वैल्यू यूज़ करनी है। अब पाई की वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती, वो तो फिक्स रहेगी। तो नॉर्मली गुड प्रैक्टिस के लिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो हैश डिफाइन का वो जो है ना कीवर्ड यूज़ कर देते हैं, कोई लाइब्रेरी लगा देते हैं, कोई उसमें जो है ना कीवर्ड कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें करते हैं गुड प्रैक्टिस के लिए, ताकि आगे जाकर सिक्योरिटी इशू की वजह से भी कोई वैल्यू चेंज ना हो जाए। ठीक है, या एग्जीक्यूट होते वक्त कोई मसला ना हो जाए। अब वेरिएबल इज़ द मेमोरी लोकेशन दैट कैन होल्ड अ वैल्यू। अब यहाँ पर वेरिएबल की बात की जा रही है। अब तक मैंने तुम लोगों को वेरिएबल का मतलब समझाया नहीं था, लेकिन अब समझ लो, समझ में आ भी गया होगा मेरे लिखने से कि हम बस वैल्यू जहाँ स्टोर कर रहे हैं उसको एक नाम दे रहे हैं और उसके अंदर उस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास उसके थ्रू अगर मैं समझाऊँ, अ वेरिएबल इज़ द मेमोरी लोकेशन दैट कैन होल्ड अ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से ज़रा मैं वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ और दोबारा से समझा देता हूँ कि अगर मैंने कोई इंटीजर स्टोर करना है तो सबसे पहले तो डेटा टाइप आ जाएगी मेरे पास, इंट। ठीक है, अच्छा अब ये मत समझना कि डायरेक्ट जो प्रोग्राम है डेव-C++ पर आप यहीं से जो है ना लिखना शुरू कर दो। इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैंने अब तक आपको बताई नहीं है। मैंने अब तक आपको इससे पहले लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं हम। ठीक है, लाइब्रेरी का टॉपिक हमारा अभी शुरू हुआ नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ कहाँ पर हैं अभी, हम सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप और वेरिएबल कांस्टेंट ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उससे पहले ये सब यूज़ करने से पहले, यानी कि डेटा टाइप असाइन करने से पहले, वेरिएबल असाइन करने से पहले हमें लाइब्रेरीज़ भी यूज़ करनी पड़ती हैं। उन लाइब्रेरीज़ की बात अभी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप फ़ौरन डेव-C++ इंस्टॉल करके उस पर इस तरह से कोडिंग करना शुरू कर देते हैं एक न्यू फाइल बनाकर, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी पड़ती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ठीक है, इंट, अब डेटा टाइप नाम दे दिया मैंने, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये डेटा टाइप है हमारे पास, डेटा टाइप। ठीक है, आगे मैं वेरिएबल को ना कोई भी नाम दे सकता हूँ। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को नाम देने के, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, हमें बताए भी जाएंगे कि वेरिएबल्स को नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये कि जो चीज़ आप स्टोर कर रहे हैं ना उसी से रिलेटेड नाम रखें। अगर मैं कोई नंबर स्टोर कर रहा हूँ ना तो मैं शॉर्ट नाम दे दूंगा वेरिएबल को नम। ठीक है, अब नम का मतलब ना यूज़र को, उसमें कंप्यूटर को नहीं पता। ठीक है, ये होता है यूज़र डिफाइंड, ये होता है प्री डिफाइंड। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये है रिजर्व्ड कीवर्ड और ये है यूज़र डिफाइंड। कि अभी मैंने खुद बताया है कि वेरिएबल को नाम दे दो नम, जिसमें मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, 5 स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर को 5 पता है और ये जो ऑपरेटर है बेसिकली ये इज इक्वल टू, ये ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है। इसी तरीके से ये हमारे पास इंटीजर का कीवर्ड है जो कि पहले से डिफाइंड है, यानी कि कंप्यूटर को बनाने वाला बियॉन्ड स्ट्राउस्ट्रप उसको पता है, उसने ये डिफाइन कर दिया है कि जब जब इंट यूज़ किया जाएगा उसके अंदर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, इंटीजर वैल्यूज़ यूज़ कर सकता हूँ, सिंपल। लेकिन ये जो नम, ये चीज़ आपको यहाँ दिख रही है ना, जो ये क्या है, एक गुड प्रैक्टिस है कि अगर मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूं तो मैं उसको नम नाम दे दूं, या अगर दो नम आगे जाकर मुझे और भी इंटीजर्स को स्टोर करना है तो यहाँ पर num1 वेरिएबल नाम दे दूं, फिर आगे जाके एक और वैल्यू स्टोर कर दूं, int num2 इज इक्वल्स टू 9, int num3 इज इक्वल्स टू 7, कुछ भी। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, एक दफ़ा डेटा टाइप लिख के डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र डिफाइंड है, यानी कि प्रोग्राम करने वाला, कोडिंग करने वाला यूज़र जो है, वो जो आप फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आप एक यूज़र हैं। ठीक है, मैं कोडिंग कर रहा हूं तो मैं, जो कोडिंग करने वाला प्रोग्रामर है, जो कोडिंग कर रहा है, वो इसको डिफाइन कर रहा है, वो बता रहा है कि इस वेरिएबल का नाम क्या रखो। कंप्यूटर बोलता है ओके हुजूर, ठीक है, मैं नम इसको नाम रख देता हूं, इसका नाम नम है, मैं समझ गया कि ये एक वेरिएबल है, आप उसके अंदर स्टोर क्या करवाना चाह रहे हैं। मैंने बोल दिया 5, कंप्यूटर को पता है 5 क्या है, 5 के पीछे पूरा 4 बिट का एक 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 4 बाइट का। ठीक है, 4 बाइट मीन्स कितने हो गए आपके पास, ये 4 बाइट मीन्स 32 बिट्स, 0 और 1 की 32 बिट्स, उसके पीछे पूरा कॉम्बिनेशन है। अच्छा भाई, अब हम ज़रा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसका, कि अगर मैं कुछ भूल गया हूँ आपको बताना, मैंने बताया नहीं है, तो वो ज़रा यहाँ दिख जाए।
इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर वेरिएबल इज द मेमोरी लोकेशन दैट कैन होल्ड अ वैल्यू, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन है जो एक वैल्यू होल्ड करती है। वो वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, वो कोई लेटर भी हो, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, कोई फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, कोई डबल फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है। दिस वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, और ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 5 रखा है तो x इज इक्वल्स टू 37, आगे जाकर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, खुद ही असाइन करूंगा, खुद ही बाद में चेंज करूंगा। ठीक है, आसान काम है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ क्लासरूम विद अ कैपेसिटी, अब यहाँ पर ये एक पूरी एग्जाम्पल लिखी हुई है, मैंने आपको इतना कुछ वेरिएबल के बारे में बता दिया है। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई नीड है इसकी, इस एग्जाम्पल की, आप अपने तौर पर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वेरिएबल्स डू नॉट रिक्वायर टू बी असाइंड इनिशियल वैल्यूज़। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है ना ये भी कर सकते हैं कि जब हम कोई डेटा टाइप लिखते हैं, इंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ मैंने x लिख दिया, तो अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसको कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, मैं बाद में भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। यानी अगर मैंने इज इक्वल्स टू 5 नहीं भी लिखा है तो आगे अपनी कोडिंग जारी रख सकता हूँ, कंटिन्यू रख सकता हूँ। ठीक है, आगे जाकर उसको असाइन कर दूंगा। यानी कि कोई ऐसी कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपने कोई वेरिएबल आपने कोई इनिशियलाइज करा है तो आपने अब उसको कोई वैल्यू भी असाइन करनी होगी, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। आप आगे जाके भले वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी असाइन करेंगे तो वो एक मतलब इस तरह मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगी। ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, प्रोग्राम रन भी हो जाएगा अगर कोई एरर ना हो तो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर ना होना कोई एरर के अंदर नहीं आता। ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम पूरा सही है और कुछ इक्का दुक्का ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें आपने कोई वैल्यू नहीं स्टोर करी हुई तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ये कोई एरर नहीं है, बताने समझाने की बात ये थी। वेरिएबल्स डू नॉट रिक्वायर टू बी असाइंड इनिशियल वैल्यूज, वेरिएबल्स वंस डिफाइंड मे बी असाइंड अ वैल्यू विद इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जो भी आपको वैल्यू असाइन करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है आपको, वो आप दे सकते हैं। वेरिएबल कैन बी असाइन डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि मल्टीपल टाइम, जिस वक्त, अब ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ 2 दफ़ा चेंज करी हुई है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे तो 2 दफ़ा चेंज हो सकती है। 5 कर सकता हूँ, 37 कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं उसको 4 कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। हाँ, ये है कि वेरिएबल जिस डेटा टाइप का मैंने लिया था ना, तो वैल्यू जब मैं चेंज करूंगा तो वो उसी डेटा टाइप की होनी चाहिए। यानी कि 5 को चेंज करके ए नहीं लिख सकता, या कोई स्ट्रिंग नहीं लिख सकता, या कोई बूलियन वैल्यू नहीं लगा सकता इसके अंदर में 0 और 1 की। मुझे अपनी डोमेन के अंदर जो मेरी बाउंड्री क्या है कि मुझे इंटीजर वैल्यूज़ लेनी है सिर्फ। ठीक है, तो चेंज करूंगा तो इंटीजर वैल्यूज़ ही चेंज करूंगा सिर्फ। एग्जाम्पल यहाँ दी हुई आपके पास। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है, यानी कि कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस, कांस्टेंट आर यूजुअली रिटन इन नंबर्स एंड मे बी डिफाइंड इन आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है, ये आप वेरिएबल से पहले इसको डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली। वेरिएबल्स आर ऑलवेज रिटन इन लेटर्स और सिंबल्स। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रहा था, वेरिएबल के कुछ रूल्स बता रहा था, यानी कि वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं कि मैंने एग्जाम्पल के अंदर क्या वेरिएबल यूज़ किया था, नम, तो मैंने उसको किसी इंटीजर से शुरू नहीं किया था। यानी कि रूल्स कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर लिखे हुए भी हैं रूल्स। द जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम्स फॉर वेरिएबल्स, यूनिक आइडेंटिफायर्स आर, जो यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हम खुद बताते हैं, खुद उसको जो है ना आइडेंटिफाई करवाते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है। नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। ठीक है, यानी कि वेरिएबल के अंदर लेटर्स आ सकते हैं और डिजिट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर्स आ सकते हैं। नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, यानी कि जो वेरिएबल नेम शुरू होना चाहिए वो एक अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, लेटर से शुरू हो सकता है, किसी नंबर से नहीं शुरू हो सकता। नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि इस तरह से मैं कोई वेरिएबल का नाम दे दूँ। ठीक है, इसी तरह मैं नाम दे दूँ माई आर डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी कि अगर मैंने एक लेटर सिर्फ कैपिटल कर दिया है तो दो वेरिएबल्स असाइन करे हैं। एक माई वेर, इसमें मैंने वी की वैल्यू, यानी कि वी का जो वी को मैंने कैपिटल कर दिया है और यहाँ वी को स्मॉल कर दिया है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बहुत केस सेंसिटिव होते हैं, अपर केस और लोअर केस सेंसिटिव। नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, यानी कि कोई स्पेस नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नाम में, और स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क, हैश, परसेंटेज साइन। ठीक है, इस तरह के कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। रिजर्व वर्ड्स लाइक C++ कीवर्ड सच एज इंट कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। ठीक है, यानी कि वेरिएबल के जो इंट है और इस तरह से जो आपके पास, क्योंकि ये रिजर्व्ड हैं, प्री डिफाइंड हैं, तो इंट हो गया, बूल हो गया, ये एज अ वेरिएबल नहीं काम कर सकते। यानी कि अगर आप किसी वेरिएबल को नाम देंगे ना इंट,
तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक ऐसा कीवर्ड है जो कंप्यूटर में डिफाइंड है। अगर आप ये फिर मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनसे अलग नाम देने पड़ेंगे वेरिएबल्स को। नेम्स कैन नॉट बी लॉन्गर देन 32 कैरेक्टर्स, 32 कैरेक्टर से ज़्यादा कोई बड़ा नहीं हो सकता साइज, इस 32 कैरेक्टर्स पे ही बेस करना चाहिए। इससे ज़्यादा इसका अगर आप रेंज बढ़ाएंगे इसकी तो वेरिएबल कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऊपर लास्ट कॉलम में ये बात हो रही थी कि भाई आप उसके अंदर नॉर्मली कॉन्स्टेंट्स के अंदर हम जो है नोन वैल्यूज असाइन करते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू है, ठीक है, फिक्स है। इसी तरह बहुत सारी फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टेंट्स की, ठीक है। डिक्लेयरिंग, क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स इन C++ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड्स। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर वेयर एंड हाउ मच स्टोरेज टू क्रिएट फॉर द वेरिएबल। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज अ डेटा टाइप एंड नेम फॉर द वेरिएबल एज फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा मैंने आपको करके बता दिया है कि वो बता रहे हैं कि यहाँ आप शुरू में आपके पास डेटा टाइप आ जाएगी, फिर आपके पास वेरिएबल का नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं भी करते तो चलेगा, बाद में जाकर स्टोर कर दें, कोई मसला नहीं है। फिर टर्मिनेटर, यानी कि आपने यहाँ पर सेमी कॉलन जिसको हम कह रहे थे, टर्मिनेटर आपने यहाँ लगाना है ताकि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाए कि एक डेटा टाइप, यानी कि फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप मैंने ली है और उसको उसके वेरिएबल का नाम दिया है नम, बस। अब वो क्या करेगा, कंप्यूटर खुद ही समझ जाएगा, यहाँ सेमी कॉलन लगा दूंगा यानी कि टर्मिनेटर, और इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी। ये मैंने एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी अपने कंपाइलर को, जो कि वो ट्रांसलेट करेगा। ये है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती है। अब वो इसको लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और बिल्कुल मशीन में 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से एक मेमोरी के अंदर एक ऐसी लोकेशन बनाएगा जिसमें जो है ना वो नंबर स्टोर करवा देगा, जो कि इंटीजर, अगर मैंने इंटीजर लिया है, जो नंबर वैल्यू मैंने स्टोर करी है वो वैल्यू वो स्टोर करवा देगा वहाँ पर। वेयर टाइप इज़ वन ऑफ C++ डेटा टाइप सच एज इंट एंड वेरिएबल नेम इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। यानी कि C++ जो डेटा टाइप है वो कोई डेटा टाइप होगी, वहाँ पर इंट होगी या बूल होगी, ठीक है, और वेरिएबल की जगह आप कोई भी नाम रख दें सच एज एक्स और माई नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माई नेम या फिर एक्स करके कोई वेरिएबल का नाम रख दिया, और डेटा टाइप के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इंट डेटा टाइप रख दी, ठीक है। अब भले आपने जो है ना यहाँ पर माई नेम वेरिएबल का नाम रखा है और इंट डेटा टाइप रखी है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर अपना कोई नाम स्टोर करवाएं, क्योंकि आपने डेटा टाइप तो इंट रखी है, इंटीजर रखी है, तो आप उसके अंदर इसीलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल ये दी हुई है, बेसिकली ये गलत एग्जाम्पल भी, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये गलत एग्जाम्पल, गुड प्रैक्टिस नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई इंटीजर सेव करना है ना, तो आप वेरिएबल का नाम माई नेम ना रखें, ये गुड प्रैक्टिस के अंदर आता है, मसला कुछ नहीं होगा, लेकिन गुड प्रैक्टिस के अंदर आता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नंबर स्टोर करना है, आपने बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम बनाया और उसको आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं आप माय नेम, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो बिगड़ जाता है, ठीक है। आपको मुश्किल होगी, आपको ऑर्गेनाइज करने में, टेक्स्ट को कोडिंग अपने सिंटैक्स को मेंटेन करने में मुश्किल होगी। हाँ, अगर आप कोई डेटा टाइप ले रहे हैं स्ट्रिंग और उसमें आपको अपना नाम सेव करवाना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग माय नेम और अपना नाम सेव करवा दें। इनिशियलाइज का मतलब होता है इनिशियलाइज करवाएं, यानी कि उसको फिक्स करना, ठीक है, असाइन करना, वैल्यूज असाइन करना। वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज्ड, असाइंड एन इनिशियल वैल्यू इन देयर डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, मैंने लिखी डेटा टाइप इंट, उसके आगे लिखा नम, तो यानी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर हो गया वेरिएबल। अब आपको उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है, ठीक है भाई करवा दो, नहीं करवानी बाद में करवाओगे, बस सेमीकोलन लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, द इनिशियलाइजर कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल साइन, यानी कि इनिशियलाइज ऑपरेटर होता है इनिशियलाइजेशन के लिए। डिक्लेयर हो गया वेरिएबल, अब इनिशियलाइज करवाने के लिए आपको इज इक्वल्स टू का साइन लगाना पड़ेगा, और साइन फॉलोड बाय अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन एज फॉलोज, ठीक है। कोई भी आप कांस्टेंट, अब कांस्टेंट मैंने कहा था ना कि जब मैंने इज इक्वल्स टू 5 कर दिया, 5 कांस्टेंट हो गया, ये चेंज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस मैं इसको चेंज ना करूं, ठीक है। दोबारा से जरा मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। इंट, ये हो गई डेटा टाइप, ठीक है। मैं बार बार इंट की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई और भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। नम, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया नम के नाम से। इनिशियलाइज करवाना है, अगर नहीं करवाना तो डायरेक्ट वो लगा दिया टर्मिनेटर, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इनिशियलाइज करवाना है तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर है जो कि इक्वल इनिशियलाइज करवाता है, और 5 कर दिया और फिर टर्मिनेटर लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो मेरे पास ये एक सिंटेक्स बन गया, ठीक है जी। ये आपके पास सिंपल लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एक सिंटेक्स लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं स्ट्रिंग्स पर। स्ट्रिंग्स इन C++, वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज, कोई नंबर्स ना हो जिसके अंदर,
मतलब कि कोई इंटीजर वैल्यूज़ ना हो। वैसे आप एज अ स्ट्रिंग नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, बट अगर आपको वाकई में कोई इंटीजर स्टोर करना है, कोई वैल्यूज स्टोर करनी है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टोर करना है, तो आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप स्ट्रिंग नहीं यूज़ कर सकते। स्ट्रिंग किस लिए यूज़ होते हैं? अच्छा जी, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो कि स्टोर करते हैं दैट आर लॉन्गर देन वन सिंगल कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर किस लिए यूज़ कर रहे थे? कैर का कीवर्ड किस लिए यूज़ कर रहे थे? एक लेटर को स्टोर करवाने के लिए। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा कोई वर्ड स्टोर करवाना है, कोई सेंटेंस स्टोर करवाना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। आर नोन एज स्ट्रिंग्स। द C++ लैंग्वेज लाइब्रेरी प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्ट्रिंग्स। यहाँ पर अब लाइब्रेरीज की बात अभी हम नहीं करेंगे, वो आगे जाकर आएंगी। यहाँ क्या बात हो रही है? स्ट्रिंग की बेसिकली एक लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग्स को यूज़ कर पाते हैं थ्रू द स्टैंडर्ड स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल टाइप बट इट बिहेव्स इन अ सिमिलर वे एज फंडामेंटल टाइप्स। यानी कि वो ये बात कह रहे हैं कि ये कोई ये एक डेटा टाइप के तौर पे जो है ना वो करती है, वर्क करती है। तो डू इन इट्स मोस्ट बेसिक यूजेज स्ट्रिंग्स कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट एन इनिशियल वैल्यू एंड कैन बी असाइंड वैल्यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसका भी ये हिसाब किताब है कि आप कोई स्ट्रिंग असाइन कर दें, यानी कि स्ट्रिंग और उसके आगे कोई वेरिएबल का नाम लिख दें, इनिशियलाइज करना है कोई स्ट्रिंग तो कर दें इज इक्वल्स टू का ऑपरेटर लगाकर, और अगर आपको नहीं करना इनिशियलाइज कोई स्ट्रिंग तो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यानी कि बिफोर द एग्जीक्यूशन, ठीक है, और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन भी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस समरी को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है इंशाल्लाह। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। इसमें मैंने आपको आईडीज़ के बारे में बताया है, आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया है, कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में बताया है, स्ट्रिंग्स के बारे में बताया है। बेसिकली डेटा टाइप का मैंने आपको होल कॉन्सेप्ट समझाया है कि डेटा टाइप होती क्या है। हम लोग डिफरेंट आईडीज़ के ऊपर डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करते हैं। डेव C++ के ऊपर हम C और C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके अलावा और भी आईडीज़ होती हैं जिसमें हम मल्टीपल लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो हो गया आपके पास, जो कि आजकल बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी और आगे तीसरे चैप्टर में हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। C++ के अंदर इनपुट आउटपुट हैंडलिंग देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।